जयराम था बार बार अपने भाषणों में कहते हैं कि झारखंड का जो कोयला है वो लूटा जा रहा है, झारखंड का कोयला जो लूटा जा रहा है, बिजली बेचा जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा जो क्षेत्र 7 पंचायत है, जो झुमरा का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोयला नहीं है। इस क्षेत्र के लोगों के विकास के बारे में क्या योजनाएं हैं आपके टीम के पास? देखिए, सबसे 20 तारीख को चुनाव खत्म हुआ हजारीबाग में, तो क्या रहा लोगों का रुझान, क्या उम्मीद है आपको उस रिजल्ट को लेकर? हजारीबाग सीट हम लोग जीत रहे हैं। इसकी ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पर रोजगार का कोई साधन नहीं है। यहाँ पर हजारों युवा जो है वो बाहर काम करने के लिए जाते हैं। तो अगर आप लोग सत्ता में आते हैं तो क्या कुछ उन लोगों के लिए किया जाएगा जो प्रवासी मजदूर हैं अभी? जी, सबसे सर, बीच में एक ऑडियो वायरल हुआ था, बताया जा रहा था कि वो जेबी केसेस के सदस्य हैं और वो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बहुत सारा जमीन जो है कंपनियों में चला गया है। बहुत से लोग यहाँ पर विस्थापित थे, उनको हटाया गया, उनको जमीन लिया गया, कंपनी बसाई गई, लेकिन यहाँ के लोगों को विस्थापन नीति के आधार पर कुछ दिया नहीं गया। आपके पार्टी इस पर क्या कुछ नजर रखती है, क्या कुछ होने वाला है इस पर? हम लोगों ने सिर्फ भोगने के लिए इस्तेमाल किया गया। लोग अंग्रेज आते थे तो यहाँ पर ठंडक रहती थी, थोड़ा मौसम शुष्क रहता था, तो इस इलाके का लोग उपयोग करते थे। उसके बाद जब बिहार अलग हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम लोग लोधी में हैं और गिरिडीह का जो चुनाव है उसका आज आखिरी दिन है प्रचार का। और हमारे साथ हजारीबाग के जो उम्मीदवार थे संजय मेहता जी, जिन्होंने बहुत ही जोरदार से अपना प्रचार कर वहां पर चुनाव लड़ा, और आज वो हमारे साथ हैं लोधी पंचायत में। आइए उनसे जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं कि सर क्या कुछ यहाँ का माहौल है और अब तक क्या यहाँ पर बना हुआ है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, स्वागत। क्या कुछ माहौल है सर, क्या लग रहा है कि इस बार जो बदलाव, सच में बदलाव आ पाएगा? एक तरफा माहौल है पूरे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की जनता ने ये तय कर लिया है कि जयराम कुमार महतो, जिनको टाइगर जयराम महतो के नाम से पूरे झारखंड की जनता जानती है, उनको अपना सांसद बनाना है, उनको अपना प्रतिनिधि चुनना है। और एक तरफा माहौल है, पूरे झारखंड की जनता ने उनको प्यार दिया है। तो यहाँ तो सिर्फ गिरिडीह लोकसभा की जनता को आशीर्वाद देना है वोट के रूप में, वो एकदम निश्चित तौर पे मिल रहा है। और यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से बड़े बड़े राजनीतिक सूरमा परास्त होने वाले हैं। सर, बीच में एक ऑडियो वायरल हुआ था, बताया जा रहा था कि वो जेबी केसेस के सदस्य हैं और वो कह रहे थे कि वहाँ पर धनबाद लोकसभा सीट में कि वहाँ पर जो डुल्लू महतो जी हैं उनके पक्ष में वोट किया जाए और इकलाख अंसारी के वोट में पक्ष नहीं किया जाए। इसको किस तरह से देखते हैं, ये साजिश है या फिर आपका टीम का ही पर्दाफाश हुआ है? क्या कहेंगे इस पर आप? सियासत एक काजल की कोठरी के समान है, और जब गुर्बत के साये से निकल करके कोई नौजवान झारखंड की राजनीति में जगह बना रहा है, तो ये हमेशा से कोशिश की जाती है कि कैसे किसी को लांछन लगाया जाए, कैसे बदनाम किया जाए, कैसे उसको फंसाया जाए, कैसे उसके इमेज की टेम्परिंग की जाए, कैसे बदनाम किया जाए। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इसलिए इन सारे चीज़ों को दरकिनार करके हम लोग इस पहलू पर आगे बढ़ रहे हैं कि झारखंड को कैसे बदलना है, झारखंड की राजनीति में कैसे एक नया हम लोगों को फूल खिलाना है। इसी बात पर हम लोग विचार करें। ये सारी साजिशें हैं, ये तथाकथित चीज़ें हैं। इन सारे चीज़ों पर ना हम लोग ध्यान देते हैं और ना ही इन सब चीज़ों को हम लोग गंभीरता से लेते हैं। ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। जिस तरह से आप लोगों के सभाओं में जेबी केसेस के नाम पर, जयराम महतो के नाम पर, संजय मेहता के नाम पर, मनोज यादव के नाम पर, जिस तरह बड़े बड़े चेहरे आप लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, जिस तरह से आप लोग बात रखते हैं, हजारों के तादाद में ग्रामीण जुड़ते हैं, शहरी क्षेत्र के लोग जुड़ते हैं, तो वो चीज़ जो भीड़ है, क्या वोट में तब्दील हो पाएगा वो चीज़ें? जी, हजारीबाग में ये भीड़ वोट में तब्दील हो गई है। गिरिडीह में भी होगी, रांची में भी ये भीड़ वोट में तब्दील होगी, और चतरा में भी, कोडरमा में भी, सब जगह लोगों ने वोट किया है। और ये भीड़ भिड़ने वाली भीड़ है, इसलिए वोट में तब्दील होकर रहेगी। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पर रोजगार का कोई साधन नहीं है। यहाँ पर हजारों युवा जो है वो बाहर काम करने के लिए जाते हैं। तो अगर आप लोग सत्ता में आते हैं तो क्या कुछ उन लोगों के लिए किया जाएगा जो प्रवासी मजदूर हैं अभी? जी, सबसे पहला विकल्प हम लोगों ने 2 चीज़ चुना है। मैं इस पर अपने स्पष्टता देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जो स्किल्ड हैं और नॉन स्किल्ड हैं, वर्कर्स 2 तरह के होते हैं, एक स्किल्ड वर्कर, एक नॉन स्किल्ड वर्कर। तो जो हमारे स्किल्ड वर्कर होंगे, तो झारखंड के अंदर जितनी कंपनियां हैं, जितने प्लांट हैं, जितने खदान हैं, जितने स्टील के प्लांट हैं और जितने अलग अलग तरह की फैक्ट्री कंपनियां हैं, उन जगहों पर जो स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत है, जिसमें दूसरे स्टेट्स के लोग आकर के अभी काम कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले झारखंड के लोगों को प्राथमिकता दे, इस बात को हम लोग तय करेंगे। दूसरा, जो हमारे नॉन स्किल्ड वर्कर्स हैं जी, उनको स्किल्ड करके वहाँ पर हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे। तीसरा जो हमारा है कि कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा। झारखंड के अंदर तमाम कंपनियों में, प्लांट में, खदानों में और सब जगहों पे अलग अलग तरीके के काम हैं, जैसे टेंडर्स हैं। तो झारखंड के कोई भी लोग टेंडर्स नहीं ले पाते हैं, सबको आदाब। तो
कोई टेंडर्स नहीं ले पाता है। हम झारखंड के लोगों को कॉन्ट्रैक्टर्स बनाने की सोच रहे हैं कि कैसे झारखंड के लोगों को छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स दिलाए जाए, जो नौकरी नहीं हासिल कर सके हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से कमाई कर सकते हैं। दूसरी बात कि झारखंड के अंदर जितने जैसे ट्रांसपोर्टिंग के काम हैं, ऑपरेटर्स के काम हैं, थर्ड फोर्थ ग्रेड के जो काम हैं, इन सारे काम पर भी दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है। अब एक डंपर ऑपरेटर का काम भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जबकि कंपनियां इतनी अधिक हैं। एक यहाँ पर हमारे मशीन के ऑपरेटर का काम भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, लोग बाहर जाके कर रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों पर हम लोग ध्यान देंगे कि कैसे लोगों को यहाँ पर एंगेज किया जाए और उनको किसी ना किसी तरीके से रोजगार से जोड़ा जाए, एम्प्लॉय से जोड़ा जाए। सबको आदाब है मेरा जी। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बहुत सारा जमीन जो है कंपनियों में चला गया है। बहुत से लोग यहाँ पर विस्थापित हैं, उनको हटाया गया, उनको जमीन लिया गया, कंपनी बसाई गई, लेकिन यहाँ के लोगों को विस्थापन नीति के आधार पर कुछ दिया नहीं गया। आपके पार्टी इस पर क्या कुछ नजर रखती है, क्या कुछ होने वाला है इस पर? हम लोगों ने दो चीज़ सोचा है। पहला तो एक लोगों को विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग बनाना पड़ेगा। जब तक इस पहलू पर विश्लेषण नहीं होगा, इस पर जब तक आकलन नहीं होगा कि जितनी ज़मीनें झारखंड के अंदर ली गई, उन ज़मीनों पर जो लोग विस्थापित हुए, उन विस्थापितों को क्या हक मिला, क्या उनको पुनर्वास मिला, क्या उनकी ज़मीन वापस लौटी, क्या उनका घर बना, क्या उनको कहीं पर बसाया गया, इसका कोई आंकड़ा कहीं झारखंड के अंदर है ही नहीं। तमाम परियोजनाओं में लोगों को उजाड़ दिया गया और उजाड़ने के बाद इन आंकड़ों पर कोई बातचीत, चर्चा, परिचर्चा हो ही नहीं रही है। इसलिए हम लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि पहले इस पहलू पर विश्लेषण हो कि झारखंड की ज़मीनों का कितना ज़्यादा अधिग्रहण किया गया, कितने लोग विस्थापित हुए और इन विस्थापितों को क्या हक अधिकार मिल पाया। तो हम लोगों का पहला एक जो योजना है वो इसी बात को लेकर के है जी। ये जो क्षेत्र सर एक देहात क्षेत्र है, यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो यहाँ का जो भाषा, आप जिस तरह से यहाँ के लोगों को आप यहाँ के भाषा में बोलते हैं, आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जाते हैं तो उर्दू भाषा में आप बात कर लेते हैं, और आप अगर पढ़े लिखे लोगों के बीच बात करते हैं तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, बहुत अच्छा हिंदी बोल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें चुनावी दाव पे जीतने के लिए, या फिर आप ये चीज़ें दिल से रखते हैं इन चीज़ों को, लोगों के भाव? नहीं, मैं दिल से रखता हूँ। देखिए क्या है कि कम्युनिकेशन एक स्किल है। आप संवाद ऐसे करिए जो जनता के दिल में उतरे, जो उनको समझ में आए। अब मैं गाँव वालों के पास जाता हूँ तो खोरठा में बतियाता हूँ, इसलिए बतियाता हूँ ताकि खोरठा में वो मेरी बातों को समझ पाए, मेरी भावनाओं को समझ पाए। मुस्लिम समुदाय के पास जाकर के मैं उर्दू में इसलिए बात करता हूँ ताकि वो उर्दू से काफ़ी करीब हैं, वो उर्दू को बहुत नज़दीक से जानते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं। तो आपकी भावना, आपकी बात उनके दिल तक उतरती है। इसमें कोई ये सियासी दांव पेच नहीं है, ये मेरे हृदय से उतरती है। मैं वरना इतने फराटेदार तरीके से नहीं बोल पाता, बातें दिल से निकलती इसलिए बोल पाता हूँ। इस बात को आप समझिए। और मैं अगर जाता हूँ किसी बाज़ार एरिया में तो ये कोशिश रहती है कि जो हमारे वहाँ के लोग हैं उनको जो बात वो समझ पा रहे हैं। तो चूँकि बाज़ार में तो कई तरह के लोग होते हैं, तो वहाँ पर मैं हिंदी में स्पीच देने की कोशिश करता हूँ। वो लैंग्वेज एक अपना माध्यम है अपनी बात पहुँचाने का, इसमें ऐसी कोई सियासी दांव-पेच की बात नहीं है। 20 तारीख को चुनाव खत्म हुआ हजारीबाग में, तो क्या रहा लोगों का रुझान, क्या उम्मीद है आपको उस रिजल्ट को लेकर? हजारीबाग सीट हम लोग जीत रहे हैं, इसकी पूरी संभावना है। जनता ने पूरा आशीर्वाद दिया है, पूरा वोट दिया है, जमकर वोट दिया है। अब 4 तारीख को परिणाम आएगा, लेकिन एक बात ये बताना चाहता हूँ, जो भी परिणाम आएगा स्वीकार्य होगा, लेकिन हम लोग जीत रहे हैं, इस बात का पूरा हमें भरोसा है, यकीन है। जयराम दा बार बार अपने भाषणों में कहते हैं कि झारखंड का जो कोयला है वो लूटा जा रहा है, झारखंड का कोयला जो लूटा जा रहा है, बिजली बेचा जा रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा जो क्षेत्र 7 पंचायत है, जो झुमरा का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोयला नहीं है। इस क्षेत्र के लोगों के विकास के बारे में क्या योजनाएं हैं आपके टीम के पास? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि झुमरा जो क्षेत्र आप बता रहे हैं, यहाँ पर 7 पंचायतों की जो आप बात कर रहे हैं, इन 7 पंचायतों के अंदर सबसे पहले इस पहलू पर विश्लेषण करना होगा कि यहाँ कितने नौजवान हैं, कितने स्किल्ड हैं, कितने नॉन स्किल्ड हैं। पहले एक डेटा शीट बनाना होगा आपको। दूसरी बात, यहाँ के लोगों को किस तरह के रोजगार से जोड़ा जा सकता है, किस तरह के प्राइवेट सेक्टर्स के नौकरियों में जोड़ा जा सकता है। हम लोग ये बात पर गौर करेंगे कि झारखंड के निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, जिन पर यह बात सामने आई थी कि 75% नौकरी निजी क्षेत्र की कंपनियों में 40,000 तक की सैलरी का स्थानीय लोगों को दिया जाएगा, झारखंड के लोगों को दिया जाएगा। तो ये चीज़ें अब तक नहीं हो पाई है। तो इन 7 पंचायतों के संदर्भ में आप विशेष तौर पर कहेंगे तो मैं सबसे पहले तो इसी बात पर आऊँगा कि हमारे यहाँ पर स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लोग कितने हैं और उनको कहाँ कहाँ एडजस्ट किया जा सकता है, किन कंपनियों में, प्लांट में, खदान में एडजस्ट किया जा सकता है। इस पहलू पर सबसे ज़्यादा हम लोगों को विश्लेषण करना होगा। सर, मैंने बहुत से लोगों से बातचीत किया, मैंने पूछा एक बात बताइए, मैंने मजाक से पूछा कि जेबी केसेस में सबसे अच्छा भाषण कौन देते हैं? बहुत से लोगों ने आपका नाम लिया, जयराम दा का नाम नहीं लिया। उनका जयराम दा बहुत आक्रामक बोलते हैं और आप बहुत मोहब्बत से बोलते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जयराम जी की अपनी एक विशिष्टता है, उनकी अपनी एक विशिष्ट शैली है।
उनकी उनकी आक्रामकता ही उनकी पहचान है। और चूंकि इस पूरे कायनात में हर व्यक्ति जो है वो अलग है। सृष्टि ने जब बनाया तो सबको अलग अलग बनाया, एक दूसरे के कोई कॉपी कैट नहीं हो सकते हैं। तो उनकी मौलिकता का अपना कोई जवाब नहीं है, वो एकदम सर्वश्रेष्ठ हैं, उत्कृष्ट हैं, विशिष्ट हैं। और मैं तो नहीं जानता कि मैं कैसा स्पीच देता हूँ, इसका आकलन आप लोग करेंगे, तो मैं जनता पर छोड़ देता हूँ। बट मैं अपनी बातों को दिल से रखने की एक कोशिश करता हूँ। आप कहते हैं हम लोग राजनीति करने नहीं आए थे, हम लोग यहाँ के लोगों के सपोर्ट में उतरे, जो अन्याय हो रहा था उनके साथ हम लोग खड़े हुए। लेकिन आप लोगों के बातों में राजनीतिक बहुत गहराई की बातें छुपी होती हैं। वो लोग जो बात झारखंड के बारे में, झारखंड के लोग जो झारखंड में पैदा हुए, झारखंड में बूढ़ा हुए, उनको झारखंड के बारे में उतना ज्ञान नहीं। जो लोग आप लोग सिर्फ 3 सालों में झारखंड को पूरा खंगाल दिए हैं और वो जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे जो अब तक नहीं जान पाए थे। तो ये सब चीज़ों के पीछे कितना रिसर्च किया आप लोगों ने, या फिर अनुभव देख देख कर देखते गए, सीखते गए? पहले बात समझिए, ये पहले हमारा बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। फिर आपने देखा कि हमारा उससे बिहार अलग हो गया। फिर आपने देखा कि उससे उड़ीसा अलग हो गया। फिर आपने देखा कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ। तो आप समझ लीजिए कि बंगाल प्रेसिडेंसी का ये झारखंड एक समय हिस्सा हुआ करता था और उस वक्त इसकी तरक्की नहीं हो पाई। जबकि बंगाल प्रेसिडेंसी के समय इस इलाके को सिर्फ भोगने के लिए इस्तेमाल किया गया। लोग, अंग्रेज आते थे तो यहाँ पर ठंडक रहती थी, थोड़ा मौसम शुष्क रहता था, तो इस इलाके का लोग उपयोग करते थे। उसके बाद जब बिहार अलग हो गया तो आपने देखा होगा कि जयपाल सिंह मुंडा ने इसकी आवाज़ बुलंद की थी कि झारखंड को अलग किया जाए, लेकिन नहीं हुआ। 88 सालों का संघर्ष हुआ। तो ये झारखंड पूरे तरीके से लंबे संघर्ष के बाद मिला। ये दक्षिण बिहार का इलाका हुआ करता था, बहुत शोषण और जुल्म हुआ यहाँ पर, बहुत मुश्किल से झारखंड अलग हुआ है। तो हम लोगों ने झारखंड के तमाम पहलुओं पर रिसर्च किया कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की तरक्की कैसे हो। हम लोगों ने यही पाया कि आदिवासी मूलवासियों के हाथों में आर्थिक ताकत देनी होगी, नौकरी की ताकत देनी होगी, तभी जो है उनको ताकत आ पाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया।